बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है और स्टोरीज यही हैं कि तब्दीली सरकार ने पेट्रोल तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा दिया। पेट्रोल के साथ साथ वो कौन सी ऐसी चीज़ महंगी कर दी कि जिससे गरीब की चीखें निकल रही हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरी खबर, दूसरी स्टोरी ये कि जनाब एक और वही वाली मुनीर नियाज़ी साहब वाली बात है, उनसे माज़रत के साथ कि एक और एक्सटेंशन का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक एक्सटेंशन के पार उतरा तो मैंने देखा ये क्या चक्कर है, बहुत ही ख़तरनाक है। एक्सटेंशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। पहले आ जाएं जनाब पेट्रोल पर। मैं कल से देख रहा हूँ वो शहबाज गिल साहब कहीं गायब हैं। उन्होंने मवाजना कोई नहीं किया कि जनाब इंडिया में इतना है, फ़लाँ जगह पे पेट्रोल इतना है, ये वह। मतलब एक साथ 5 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे। और आप हैरान होंगे, ख़ास तौर पे मेरे जो बाहर के व्यूवर्स हैं ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर किसी को पॉलिटिकल एफिलिएशन रखना, अपनी सियासी वाबस्तगी, नज़रियाती वाबस्तगी रखना उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन कम अज़ कम शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ जैसे पिस रहे हैं गरीब, यहाँ जो सत्यानाश हो गया है, तो ये मेरे बाहर बैठे हुए उन दोस्तों को भी कम अज़ कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि गरीब की चीखें आपको नहीं सुनाई दे रही पाकिस्तान से। आपके जो यहाँ पाकिस्तान में पीछे रहते हैं रिश्तेदार वगैरह या माँ बाप वगैरह या बाकी रिश्तेदार, क्या वो मरीख पे रहते हैं? वो पाकिस्तान में नहीं रहते। उनसे नहीं पूछते आप कि किस तरीके से गरीब की चीखें निकल रही हैं। अब पेट्रोल 5 रुपए यकदम जो है ना, अब 123 क्रॉस कर गया है, माशाअल्लाह, ठीक हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये तारीख़ की अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले भी 118, 120 तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे था, लेकिन अब 123 क्रॉस कर गया है। तो इसका मतलब तारीख़ की बुलंद, शायद ये हो सकता है ये वाला रिकॉर्ड कोई भी ना तोड़ सके, ये वाला रिकॉर्ड कोई भी ना तोड़ सके। और आप देख लीजिए ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में भी, और आप फिर उसके बाद 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी के ज़माने में और 2013 से 2018 नून लीग के ज़माने में, वो भी इंटरनेशनल प्राइसेस चेक कीजिएगा। मैं चेक करके बैठता होता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। और एक मज़े की बात बताऊँ, पहले वो शहबाज गिल साहब और मालशिया पालशिया चैनल्स, ठीक है ना, मैं वो देख रहा था, एयर भाई, ठीक हो गया ना, और भी हैं, लेकिन उनके अपना माशाल्लाह एक अपना अंदाज है। वो कह रहे थे ओगरा ने तो इतना कहा था और खान साहब ने उनसे कम इजाफा करके कौम पर एहसान अजीम कर दिया है। ये यही चलती थी ना स्टोरीज, या मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। अब ओगरा ने 1 रुपया इजाफे की समरी भेजी थी और माशाल्लाह रियासत मदीना के दावेदारों ने, जो कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, जो कहते हैं हम तब्दीली सरकार हैं, जो कहते हैं ये नया पाकिस्तान है, उन्होंने, ओगरा ने तो 1 रुपया वजारत खजाना को सिफारिश की थी ना, उन्होंने 5 रुपया बढ़ा दिया। लो जी, अब मजे करो, ठीक हो गया ना। आपने 1 रुपया कहा था ना, हम आज हम 5 रुपया बढ़ा के दिखाएंगे। और इसके साथ साथ पेट्रोल के साथ साथ मिट्टी का तेल, जिसको आप कैरोसिन ऑयल कहते हैं, उस पर तकरीबन 5.5 रुपये बढ़ गए, 5.46 पैसे, ठीक है ना। उसमें 5.5 रुपये। अब हालात ये हैं कि मुझे इसाकडार साहब ने इंटरव्यू भी दिया था और मैंने उस ज़माने में चेक किया बाकायदा, तो जितनी दफ़ा भी बढ़ाते थे वो मिट्टी के तेल की कीमत आम तौर पे या तो नहीं बढ़ाते थे, या अगर बढ़ाते थे तो बहुत ही बराए नाम। तो उसकी वजह भी उन्होंने मुझे बताई कि कहते हैं कि जनाब नकवी साहब की बात ये है कि ये असल में चूँकि ये गरीब की झोंपड़ी में, गरीब की कुटिया में जलता है ये तेल, ये गरीब इस्तेमाल करते हैं कैरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, तो इस वजह से कोशिश है कि जनाब कि ये ना बढ़े। अब उन्होंने पेट्रोल से भी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ाया 5 रुपये लीटर और मिट्टी का तेल बढ़ाया 5.5 रुपये लीटर। यानी कि गरीब की कुटिया में जो तेल जल रहा है, वो उधर बिजली तो वैसे नहीं होती, तो उधर जो मिट्टी का तेल जल के वो दिया जल रहा है, वो दिया भी बुझ जाए। मतलब ये माशाल्लाह वो तब्दीली सरकार आई है कि इन्होंने गरीब की झोंपड़ी को आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये हालात हैं ग्राउंड पे, जो रियलिटीज़ हैं। अब महंगाई की, हर मईशत का माहिर कह रहा है कि अब महंगाई की एक नई लहर आएगी।
अब पता नहीं, कोई पता नहीं, हमें पता चले कि फिर वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये है ना कि पंजाब के देखें जनाब 7 IG तब्दील हो गए, देखें जनाब तो उसके बाद 5 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। इन तब्दीलियों में तो अपना रिकॉर्ड आप खैर से अपनी मिसाल आप है ना, ठीक है ना, अपने रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ को पता चले कि जनाब इस तरीके से वो वज़ीर ख़जाना साहब की मुझे एक बात याद आ गई, फिर उसके बाद मैंने दूसरी स्टोरी पे भी जाना है कि जनाब वो कह रहे हैं कि हमारे को तकरीबन कोई जो है ना 1 हफ़्ता या 1 हफ़्ते से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ़्ता हैकर्स ने FBR की वेबसाइट को हैक किए रखा, और हैकर्स भी कौन से, भारतीय हैकर्स, ठीक, ये आपके वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। यानी पता नहीं उन्होंने जिन्होंने 1 हफ्ते तक, अच्छा फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसका मतलब पहले भी हो चुका। तो इसमें भारतीय हैकर्स ने FBR के पूरी वेबसाइट को हैक किए रखा, पता नहीं उन्होंने क्या किया, डाटा चुराया होगा, उन्होंने किस किस चीज़ को देखा होगा, कैसी कैसी उन्होंने क्या क्या जो है ना हरकत की होंगी। ये हमारा सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम है, ठीक। हम अब मज़ीद हैं कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस मुल्क की FBR की वेबसाइट को हैकर्स ने 1 हफ्ते तक हैक किए रखा और पता नहीं उसमें से क्या क्या चुरा लिया, वहाँ हम मज़ीद हैं कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही वोट करवाएंगे, ठीक हो गया ना, हम तो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएं। उनको पता है ना किस तरीके से बटन दबाने से धांधली होती है, वो धांधली चुप करके .something% भी कर लो तो 30। अब मेरा ख्याल है अब सारा का सारा जो इनका डिपेंडेंस है ना, जो सारे का सारा इन्हिसार है, वो 2 चीज़ों पर है। एक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको EVM बोलते हैं, और दूसरा है जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ तो इनको पता चल गया ना, यहाँ तो मामला बिल्कुल ही मामलात इस तरह के हैं कि बिल्कुल ही गड़बड़ के गरीब, जहाँ गरीब सूखी रोटी खाने का नहीं रह गया, तो यहाँ तो इनको पता चल गया कि अगली दफ़ा हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना इस्तेमाल हुई, अगर कोई और खुफिया हाथ ना इस्तेमाल हुए, जैसे यहाँ पर भी ये जो इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स का, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा, इवन सुहेल वड़ाइच साहब जैसे पढ़े लिखे बंदे ने, बहुत सारे सीनियर बंदे ने, और भी बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने, कि जनाब ये पिट गए हैं यहाँ पे। जी मैं भी मानता हूँ पंजाब में पिट गए हैं, और इनकी 28 सीटें आई हैं और उनकी 51-52 सीटें क्यों आई हैं। ओवरऑल में भी फ़र्क, उनकी 60 है, उनकी 59 है, इसी तरह के फ़र्क है जो अभी तक रिज़ल्ट आए मुकम्मल हो गए 212 वार्ड्स के। तो खैर, और खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन मैं तो आप यकीन करें कि इनको पंजाब से 28 कैसे मिल गई। मुझे तो इस चीज़ पर खदशा है, मुझे तो शक ये है कि उन 28 में भी डंडी मारी गई। मुझे तो इस चीज़ में बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे साफ़ी, मैंने उनको मुंह पे भी कहा, मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने पिटवा दिया, उन्होंने ही वो ले डूबे, वसीम अकरम प्लस ले डूबे। मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 18 सीटें यानी सबसे ज़्यादा इनकी थीं, तो क्या वहाँ महमूद खान ने कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? क्या वो पंजाब से बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले? मेरा अपना ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। क्या वो खैबर पख्तूनख्वा वाले को बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं कि महमूद खान ने वहाँ पर पता नहीं क्या पेरिस बना दिया है खैबर पख्तूनख्वा को, जो वहाँ से ये जीत गए हैं? या कराची से जब ये पीपल्स पार्टी के बराबर आए हैं तो कराची को इन्होंने अपना पैकेज दे दिया है? क्या किया है इन्होंने? क्या वहाँ इन्होंने दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हैं? वहाँ क्या किया है इन्होंने? कराची वालों को खुशहाल कर दिया है, इन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार इनको ले डूबे हैं तो इन्होंने और कौन सा तीर मारा जो इनको इधर उधर से सीटें मिली हैं? मुझे इन सीटों पर भी शक है। ये बड़ा एक प्री प्लान्ड गेम चलाई गई है। भाई मुझे आप ये बताएं कि जब आप 2 टाइम की रोटी तो छोड़ें, सालन तो छोड़ें, वो तो ख्वाबों में हो गया ना सारा सिलसिला, फ्रूट मटन ये तो छोड़ दें गरीब के लिए, गरीब तो छोड़ दें, मिडिल क्लास पिस गई है। इसके जब यहाँ हालात ये होंगे कि गरीब ख्वाबों में भी डर जाएगा और वो चीखेगा, ठीक है ना, कि ये कौन से हम पर मुसल्लत हो गए हैं कि जिन्होंने हमें सूखी रोटी खाने का नहीं छोड़ा, वो इनको वोट देंगे? आपका ख्याल है कि वो इनको, ये जो सीटें मिली हैं, ये मिली हुई सीटों पे भी मुझे शक है कि ये किस तरह से मिल गई हैं। आप यकीन करें मुझे इनकी हार पे हैरत नहीं है, हार पे मुझे कोई हैरत नहीं है,
क्योंकि इन्होंने हार नहीं है। जब एक हुकूमत इतनी मुबैना तौर पे अवाम दुश्मन हुकूमत होती है, अवाम के मुंह से निवाला छीनने वाली हुकूमत होती है, तो वो तो हारती है ना। मुझे तो उन जीती हुई सीटों पे शक है और हैरत तो उन पे है कि ये इतना कुछ अवाम का एक तरीके से माशी खून करने के बावजूद फिर ये क्यों इतनी सीटें ले गए हैं। पंजाब में तो चलो ये पिट गए ना, वो तो ठीक है। मेरे दोस्त नून लीग वाले बड़े दंगड़े तो लगा रहे हैं और भंगड़े तो लगा रहे हैं, लेकिन भंगड़े दंगड़ों के साथ जनाब ये भी सोचना है कि इनको जो सीटें मिली हैं असल में मुतफक्किर होने की वहां पर बात है। आप उस पर मुतफक्किर हों, आप उस पर तवज्जो दें, आप ये भंगड़े दंगड़े लगाएं, क्योंकि उसमें उस हवाले से कि आपने पंजाब जीता है, लेकिन उस पर भी साथ तवज्जो। आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पर। माफ़ कीजिएगा। और दूसरी स्टोरी ये है कि एक और एक्सटेंशन की मुकम्मल तैयारी है। और वो एक्सटेंशन कौन सी है? वो एक्सटेंशन है जनाब चेयरमैन नैब साहब की एक्सटेंशन। माशाअल्लाह, जैसे पहले उन्होंने क्या तारीखी काम किया हो। पहले उनकी वीडियोस तो वाकई तारीखी आई हैं, ठीक हो गया ना, लेकिन उन्होंने क्या तारीखी काम किया है माशाअल्लाह। उस तारीखी काम के नतीजे में आप अंदाज़ा कीजिए, उस तारीखी काम के नतीजे में कि जनाब उनको एक और एक्सटेंशन दी। अच्छा, आप देख लें कि आइन में है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की यानी वज़ीर आज़म की और लीडर ऑफ अपोजिशन की यानी यूँ समझ लें कि इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत। ये मुशावरत वैसे तो बाकी पार्टियों को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, पीपल्स पार्टी को, बाकियों को, क्योंकि जब चेयरमैन नैब लग रहे थे तो खुद PTI को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, उन्होंने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया था, ये वाली बात नहीं है। लेकिन साथ जो है ना बाकी ख़ास तौर पे इनमें आइनी जो मुशावरत है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब में होनी है, ठीक है ना। अब उन्होंने उस मुशावरत को साइड पे करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जैसे बाकी ये हुकूमत सारी ऑर्डिनेंस पे चल रही है ना, तो ऑर्डिनेंसेस के पर इन्होंने इतने पास किए, फिर वो रोला फटा भी पड़ा, फिर कुछ ऑर्डिनेंस इनको वापस भी करने पड़े, इस तरीके से। अब फिर से यही मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि उनके रह गए हैं तकरीबन को 1 महीने से भी कम, 20-21 दिन उनके रह गए हैं चेयरमैन नैब के। तो अब उस हवाले से जो है ना वो जनाब उन्होंने उनकी तैयारी कर ली है कि इनको ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है ना हमने एक्सटेंशन देनी है, ठीक है। उनका टाइम रह गया है कम, अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंशन देनी है और साथ जो ऑर्डिनेंस में ये भी तरमीम कर डालनी है ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जनाब कि आप जो है ना मतलब इसको वो करें, मुशावरत भी ख़त्म, मुशावरत कोई नहीं है, ठीक है ना, मुशावरत को भी उड़ा दें। और इसमें ये हालात हैं। मैं समझता हूँ अगर ये जो मेरे PTI के दोस्त कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चीखती क्यों है, क्योंकि इन्होंने तो चेयरमैन नैब खुद लगाया था, तो मुझे आप ये बताएं कि ये इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने खुद लगाया था और तो और प्रपोज भी खुद किया था आपने, ठीक है ना। ये आपकी प्रपोजल थी जिसको सेकंड किया नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी जमातों ने उसको इंडोर्स किया और सेकंड किया। ये तो बंदा ही आपका था, ये तो आप ही ने लगाया था। तो आप उनको अगर जो ताना दे रहे हैं, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब आपको उस आइन और कानून पे चलना शुरू किया तो आप उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? आप कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो कभी कहते हैं हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलेंगे, कभी कहते हैं हम इनके सामने धरना देंगे, और कभी कहते हैं हम इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, कभी कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? आपने ही लगाया था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अब किसी की नहीं सुन रहा और वो कानून और आइन की किताब पे चल रहा है, अब आप उनको आग लगाने पे तुल गए हैं। तो बात यह है कि अब आपको एक्सटेंशन क्यों चाहिए चेयरमैन नैब की? इस वजह से चाहिए कि जो भी आप वो इस तरीके से अगर एक्सटेंशन मिलती है, जितने भी कानूनी और आईनी माहिरीन हैं तो वो चीख रहे हैं भाई यार आप ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वही वाली बात अपोजिशन की कि नैब के पीछे नियाजी है, उसको तो बिल्कुल बांगे दोल हर बंदा तस्लीम कर लेगा कि वाकई ऐसा तो चक्कर है। कौन से उसने तारीखी कारनामे अंजाम दे दिए हैं कि अब चेयरमैन नैब साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। अब एक और एक्सटेंशन खैर से माशाल्लाह जो है ना चेयरमैन है, यानी वो खान साहब, वो कप्तान साहब जो कहते थे जिनके बारे में हो ना कि जो एक्सटेंशन मिली, आसिफ अली जरदारी साहब ने कियानी साहब को एक्सटेंशन दी,
या डिक्टेटर्स ने अपने आप को एक्सटेंशन दी, तो वो फरमाते थे टीवी टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया टॉक्स में कि भाई बरतानिया में, वो मिसालें देते थे जंगों की, जंग अजीम दोम में भी अपना बरतानिया की अफवाज के कमांडर बदलते रहे, वहां पर भी आर्मी चीफ बदलते रहे। तो जंग में भी कमांडर बदला जाता है और सिपह सलार बदला जाता है, यानी सिपह सलार के बारे में भी ये अब जब आए तो वो खुद सिपह सलार के बारे में भी उनकी ओपिनियन तब्दील हो गई। और इधर कौन सी जंग लगी है, ये तो वही जंग है ना कि अपोजिशन को नीचा दिखाना है, अपोजिशन को किसी तरीके से दोबारा जेलों में डालना है, कि आपने दोबारा उनको वो वीडियो ज़्यादा चेयरमैन नैब को जनाब एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रखी है। तो क्या ये इंतशार नहीं है? और मैं कहता हूं कि आप यकीन करें कि वो सत्तू पी के सोई है अपोजिशन, कि फिर उसके बाद चीखते हैं, फिर उसके बाद जनाब चिल्लाते हैं। अब वो अगर कोई उस अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च करना भी है तो आप इस उसूली मौक़िफ़ पे करें कि जी आप अगर इस तरह से एक्सटेंशन। लेकिन एक बात है और इसी पर मैं ख़त्म करूंगा, ये जो रविश चल पड़ी है ना मुल्क में, ये इंतहाई बदनुमा रविश है, ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है, ये इंतहाई जुल्म है। मैं समझता हूँ कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ केस जाता है, जब तक वकला नहीं उठते तब तक उनको किसी तरह का रिलीफ, किसी तरह का इंसाफ, किसी तरह का कुछ नहीं मिलता। ठीक हो गया ना? जो वो रिलीफ जो उनको आइन कानून देता है, वो इंसाफ जो उनको आइन कानून देता है, इसी तरीके से कोई और केस उठता है जो मिसाल के तौर पे भले वो कोई क्रिमिनल केस हो, भले कोई, जब तक मीडिया, सोशल मीडिया ये नहीं, तब तक कोई नहीं जागता। अब ये ऐसा कैसे हो कि जब, अच्छा इसी तरीके से जब ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, माशाल्लाह उसका नाम तो ऐसे रखा है जैसे मीडिया के बड़े दोस्त हों, ठीक हो गया ना? तो मीडिया को लथाड़ने पथाड़ने का जो चक्कर है, जब तक वो सहाफ़ी नहीं उठते, जब तक वो धरना नहीं देते, जब तक सियासी सारे उनके धरने में नहीं आते, जब तक वो सारा कुछ इस तरह बाइकाट करने की धमकियां नहीं होती, जब तक उनको नहीं पता चलता कि यार सहाफ़ियों का मूड तो अब बहुत ही हार्श है, अब तो बड़ा मसाइल हो जाएंगे, और साथ और जो कुछ पालशिया चैनल समझे जाते हैं, उनके सहाफ़ी भी वहाँ धरने में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा भाई अब मामला कुछ और है, अब वो फवाद चौधरी साहब भी सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरे साहब भी कर रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं उनसे मुलाकात, और अब उनकी बातें सुन रहे हैं और उनसे तजवीज़ें मांग रहे हैं। तो ये तो रविश ही बहुत गलत है ना, कि जब आप पुट्ठा काम करें, चाहे वो कोई इदारा भी पुट्ठा काम करे, तो फिर जब तक एक बैकलैश ना आए, जब तक एक एहतजाज ना इरप्ट हो जाए, जब तक एक धरना ना सामने आ जाए, जब तक लोग ना उठ खड़े हों, तब तक उस चीज़ को ठीक नहीं करना। तो ये जो मायूसी छा रही है पूरे अवाम में, चाहे वो कंट्रोल टावर से भी मायूसी, अदलिया से भी मायूसी, हुकूमत से भी मायूसी, पार्लियामेंट से भी मायूसी, इवन अपोजिशन से भी मायूसी। तो अपोजिशन ने अगर लॉन्ग मार्च करना है, कल आप बड़े चीख रहे थे कि जनाब यही इन्हीं वीडियो ज़्यादा नए चेयरमैन नैब ने तो हमें किस तरीके से निशाना बनाया है। अब अगर उनको वो हो, कहा तो है उन्होंने कि हम अदालत जाएंगे, लेकिन फिर आपको पता है अदालतों को, मैं कह रहा हूँ बागियों नज़र में मुबैना तौर पर वो क्या कर रही हैं, पहले भी उन्होंने क्या कर लिया है कि वो अदालत जाएंगे भी सही, तो क्या हो जाएगा, वही होगा जो पता नहीं क्या किसको मंजूर होगा। तो अच्छा बहरहाल, तो वो उस तरीके से अगर आपने फिर लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आप हिम्मत करें, फिर आप चलें ताकि कोई उसूली मौक़िफ़ तो आपका सामने आए, कोई इस तरीके से तो आपके सामने आए। आपने वैसे तो जोश खिताबत में आके ऐलान तो कर दिया, तो आप आए यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या ये हालात हैं। एक और एक्सटेंशन जनाब उनको दी जा रही है, जैसे कहतुर रिजाल पड़ गया हो, जैसे कोई और जज ना हो सामने, जैसे कोई और बंदा कोई ना हो कि जिसको चेयरमैन नैब बनाया जा सके। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोई किसी किस्म का कंसेंसस नहीं, लेकिन वो आपको पता है ना, वो जज आए भी सही तो फिर उसकी वीडियो कहाँ से आए। ये असल मामला तो ये है ना कि अगर वो जज लग भी जाए तो फिर उसकी वीडियो पहले हो तो तब है ना। अगर वो जज आ जाए और उसकी वीडियो कहाँ से आए, फिर उसकी कोई वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी तो उनको जो है ना उस तरीके से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करके अपोजिशन के पीछे लगाना पड़ेगा। ये हालात हैं इस मुल्क के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।